नमस्कार साथियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी का तैयारी करो के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज एक बेहतरीन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। मनी एंड बैंकिंग हम लोगों का टॉपिक चल रहा था, जो चैप्टर था हमारा मनी एंड बैंकिंग। और उस मनी एंड बैंकिंग के बाद जो हम एक बेहतरीन जो टॉपिक है उसी का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहा जाता है। इसे कहते हैं मौद्रिक नीति समिति कहा जाता है। तो आज का जो डिस्कशन है, पहले मैं आपको इसको क्लियर कर दे रहा हूं कि आपका जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा आपका जो सिलेबस का जो चैप्टर था ये था आपका मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग जिसे कहा जाता है। तो इस मनी एंड बैंकिंग की अगर हम बात करें यहां पर, यानी कि मुद्रा एवं बैंकिंग की बात करें तो हमने पूरी बातें आपको सिखा दी है। ये आपका मेरे हिसाब से तीसरी क्लास होगा इस चैप्टर का। और यहां पर जो हम डिस्कशन में आज हम टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक का नाम रहेगा एमपीसी। एमपीसी का मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी, इसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहा जाता है, या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहेंगे। इसी को कहेंगे मौद्रिक नीति समिति कहा जाएगा। क्या कहेंगे इसको? मौद्रिक नीति समिति कहा जाएगा। मौद्रिक नीति समिति कहा जाएगा। मौद्रिक नीति समिति हमारा जो डिस्कशन का जो आज का जो मुद्दा है, मौद्रिक नीति समिति क्या है और मौद्रिक नीति समिति के कार्य क्या है। दो बातें आपसे पूछा जाता है, यानी इसमें भी हम दो भाग डिवाइड करेंगे। मौद्रिक नीति समिति क्या है, व्हाट इज मौद्रिक नीति समिति, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। प्रश्न आपका यही बनता है कि ये क्या है, मौद्रिक नीति समिति क्या है। दूसरा जो पॉइंट आपके सामने बनता है कि एमपीसी के कार्य क्या है, यानी कि इसे कहा जाता है वर्क ऑफ एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। यानी याद रखिएगा एमपीसी के कार्य, इसे या यूं ही कहें हम कि एमपीसी के कार्य क्या है। ये कौन से कार्य हैं जो आपका एमपीसी का, ये आपके सामने ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो एमपीसी के कार्य भी पूछा जाएगा और एमपीसी क्या है, ये सारी बातों पर हमें आपके सामने डिस्कशन में हम बातों को लेंगे। तो याद रखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें, मौद्रिक नीति समिति की हम बात करेंगे। मौद्रिक नीति समिति में क्या है मौद्रिक नीति समिति, और अगला आता है एमपीसी के कार्य क्या है। इन दो बातों को हम डिस्कस करेंगे और इसी पर हम लेकर के बात आगे बढ़ेंगे। देखो एमपीसी जो लाया गया ये 2016 में लाया गया। पहले जो पूरा मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता था, टू कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी, पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता था वो आरबीआई करता था। लेकिन सरकार ने परिवर्तन किया और परिवर्तन करने के बाद सरकार 2016 में, कब की बात है ये, 2016 में सरकार जो है इस्टेब्लिश इन 2016 इस्टेब्लिश्ड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, 2016 में जो है मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की जाती है। और क्या है, क्यों स्टेब्लिश किया गया? पहले जो निर्णय होता था जो टू फॉर्मुलेट एंड रिव्यू दी मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति को फॉर्मुलेट करने के लिए और रिव्यू करने के लिए इसको 2016 में लाया जाता है। ये बात आप क्लियर रखिएगा। पहले जो भी आपका जैसे रेपो रेट हो गया या मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स जो कहते थे, आरबीआई के टूल्स जो कहते थे, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, एमएसएफ हो गया, या ये तमाम सारे, या कॉल रेट हो गया, इन सभी का जो निर्धारण होता था पहले आरबीआई किया करता था। अब 2016 के बाद अब इन सभी का निर्धारण एमपीसी के माध्यम से किया जाता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कमेटी मत समझ लेना। यहां पर कई बच्चे यही समझता है जो पहली बार होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कमेटी है, ऐसा नहीं है। इसे कहेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये फॉर्मुलेट और रिव्यू करता है किसका, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स का, या मॉनेटरी के जो टूल्स हैं उसी को करेगा। आइए इसमें क्या प्रोविजन है,
क्या प्रावधान है, इस बात पर हम चर्चा करते हैं। तो याद रखिएगा, ये रहेगा आपका एमपीसी। और एमपीसी क्या होता है, जिसे कहा जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहा जाएगा, यानी कि इसे हिंदी में बोलेंगे मौद्रिक नीति समिति कहा जाएगा। क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे मौद्रिक नीति समिति कहा जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। मौद्रिक नीति समिति की अगर हम बात करें यहां पर, तो क्या होता है मौद्रिक नीति समिति? तो एमपीसी इज ए 6 मेंबर कमेटी। याद रखिएगा, एमपीसी जो होता है 6 सदस्यीय समिति होता है। मैंने पहला पॉइंट आपको बोला कि एमपीसी जो होता है यह 6 मेंबर की क्या होता है, यह 6 मेंबर की कमेटी होता है। आपको इस बात को याद रखना है, यानी 6 सदस्यीय, याद रखिएगा, यह 6 सदस्यीय समिति होता है। 6 सदस्यीय, याद रखिएगा, ये 6 सदस्यीय कमेटी होता है। एमपीसी जो 6 मेंबर कमेटी, ये 6 सदस्यीय कमेटी होता है। इन विच 3 मेंबर फ्रॉम द आरबीआई साइड इंक्लूडेड आरबीआई गवर्नर एंड 3 मेंबर फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। तो याद रखिएगा, ये 6 सदस्यीय समिति है। इस 6 सदस्यीय समिति में जो है ये 3+3 का कॉन्सेप्ट है। 3 जो होगा 3 मेंबर फ्रॉम द आरबीआई साइड, यानी कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, और 3 जो होगा जिसका नॉमिनेशन किया 3 मेंबर नॉमिनेटेड बाई गवर्नमेंट, यानी 3 मेंबर नॉमिनेटेड बाई गवर्नमेंट। याद रखिएगा, ये सरकार के तरफ से 3 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है। 3 मेंबर नॉमिनेटेड बाई गवर्नमेंट एंड 3 मेंबर फ्रॉम द आरबीआई इन विच इंक्लूडेड आरबीआई गवर्नर। मैंने क्या बोला, इसमें जो आरबीआई का जो गवर्नर होगा, गवर्नर जो होगा, या इसी कहते हैं चेयरमैन भी कहा जाता है। तो ये आरबीआई का गवर्नर या जो चेयरमैन होता है वो भी क्या होता है, इसी में इंक्लूड होता है। तो यही बात मैंने आपको बताया, इन विच 3 मेंबर फ्रॉम द आरबीआई साइड इंक्लूडेड गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड 3 मेंबर नॉमिनेटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के द्वारा इसमें 3 को नॉमिनेट कर दिया गया। और यहां पर क्या है, ये 3 आरबीआई की तरफ से। बड़ा स्मार्ट तरीके से सरकार ने काम किया। पहले जो निर्णय होता था आरबीआई करता था, भाई रेपो रेट को कितना, टू फॉर्मुलेट एंड रिव्यू। ये करेगा क्या, ये करेगा क्या, टू फॉर्मुलेट एंड रिव्यू करेगा। याद रखिएगा, इसका कार्य ही होता है फॉर्मुलेट एंड रिव्यू करेगा। ये याद रखिएगा, ये फॉर्मुलेट एंड रिव्यू करेगा। ये फॉर्मुलेट एंड रिव्यू करेगा किसका, जो आपका जो टूल्स है, अर्थात जो टूल्स होते हैं, अर्थात टूल्स का मतलब क्या होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यानी कि CRR, यानी कि MSF कहें, या आपका इंटरेस्ट रेट कहें, या आपसे कहें हम कॉल रेट कहें, ये सबका जो निर्धारण है, इन सभी का जो निर्धारण है, यानी फॉर्मुलेट और रिव्यू करने का कार्य अब कौन करेगा, तो अब जो कार्य करेगा उसे कहा जाएगा एमपीसी। बड़ा स्मार्ट तरीके से सरकार ने यहां बदलाव किया। पहले जो भी डिसीजन लिए जाते थे, जैसे इन टूल्स को बदलने का जो निर्णय लिया जाता था, ये सभी टूल्स के बदलने का जो निर्णय लेता था, पहले जब लेता था, वो कार्य करता था अकेले, और अकेले आरबीआई करता था। बार बार सरकार उसके ऊपर दबाव डालता था इन रेट को कम करने के लिए या इन रेट को बढ़ावा देने के लिए, ताकि जो मुद्रास्फीति है, जो इन्फ्लेशन है मार्केट में, उसको कंट्रोल किया जा सके। तो मान लीजिए कई बार सरकार जब इस बात को कहता था तो आरबीआई का उसमें मोनोपोली था, आरबीआई का एकाधिकार था, आरबीआई इस बात को नहीं मानता था। तो जब आरबीआई इस बात को नहीं मानता था, इसी को लेकर के बार बार आरबीआई खासतौर से रघुराम राजन के बीच में और जो सरकार थी उनके बीच में विवाद बनता चला गया। और इसके बाद में हालांकि दोनों ही सरकारें इसके पीछे जिम्मेदार है, जो वर्तमान की सरकार है और जो पिछली सरकार की, दोनों अपनी कमियां को छिपाने के लिए दबाव डालते थे आरबीआई के ऊपर, ताकि इन्फ्लेशन को ये लोग कंट्रोल कर सके, या मार्केट में मनी को सप्लाई को क्या कर सके, बढ़ा सके, या मार्केट में मनी की सप्लाई को कम कर सके। तो ये दबाव डाला जाता था। जब दबाव डालने के बाद, चूंकि यहां आरबीआई की मोनोपोली थी, आरबीआई स्वतंत्र डिसीजन लेता था, जिसकी बात को कोई मानने के लिए तैयार हो या ना हो,
मामला पेचीदा फंसते चला जाता था। तो ये पूरी कहानी आपके सामने बनती है। इसके बाद से ही डिसीजन लिया गया कि क्यों ना हम इसमें करें। सरकार ने क्या किया, सरकार ने थोड़ा सा बदलाव किया और बोला कि हम 3 मेंबर को नॉमिनेट कर देते हैं, और यही नॉमिनेट किया गया। और नॉमिनेट करने के बाद आज का सिस्टम ये बन गया है कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं, इन निर्णय में दोनों की भूमिका हो जाती है। ये बात याद, लेकिन इसको बनाया कैसे गया, ये प्रश्न आपके सामने बनता है। तो याद रखिएगा, एमपीसी को जब बनाया गया, तो जब एमपीसी को बनाया गया तो मैंने आपको बताया था कि आरबीआई का एक अधिनियम होता है, अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, कि जो आरबीआई का जो अधिनियम है 1934 का, जो सेशन 45 जेडबी में परिवर्तन किया गया। कैसे बना, तो याद रखिएगा मैंने आपको क्या बोला, अंडर द आरबीआई का जो एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934 का जो सेशन है, जिसे कहते हैं 45 जेडबी कहा जाता है, 45 जेडबी कहा जाता है। ये जो आरबीआई एक्ट, मैंने बताया था कि आरबीआई के में रजिस्टर्ड होने के लिए 1934 के तहत आपको नॉमिनेशन करवाना पड़ता है बैंक बनने के लिए। तो यहां भी परिवर्तन, एमपीसी बनाना था, तो एमपीसी को बनाने के लिए आपको इसमें परिवर्तन करना पड़ा। यानी आरबीआई एक्ट 1934 में भी आपको क्या करना पड़ा, 1934 में भी आपको क्या करना पड़ा, यहां पर परिवर्तन देखने को मिलता है। इस बात को भी आपको याद रखिएगा। आरबीआई एक्ट 1934 के 45 जेडबी में परिवर्तन करने के बाद इसी को कहते हैं फिनांस एक्ट कहा जाता है। यानी कि जो फिनांस एक्ट 2016 में क्या किया गया, फिनांस एक्ट 2016 में बदलाव किया गया। तो ये फिनांस एक्ट 2016 में चेंज कर दिया गया, और इसी को चेंज करने के बाद एमपीसी को क्या किया गया, इसी को चेंज करने के बाद एमपीसी यहां पर क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से यहां पर ला दिया गया। ये भी याद रखिएगा, आरबीआई एक्ट 1934 का अंडर दी आरबीआई एक्ट 1934 45 जेडबी में परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, फिनांस एक्ट 2016 लाया गया, और इसी फिनांस एक्ट 2016 के तहत एमपीसी को क्या किया गया, 2016 में इसी फिनांस एक्ट के तहत क्या कर दिया गया, इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया। इतनी बात मैंने आपको बता दिया। अगला पॉइंट बनता है कि टेन्योर कितना होता है। जो आरबीआई या एमपीसी के जो सदस्य हैं, या नॉमिनेटेड सदस्य कहे कि आरबीआई के, जो हम यहां पे कह सकते हैं कि जो टेन्योर होता है सदस्यों का, यानी कि जो मेंबर्स होते हैं, यानी याद, नॉमिनेटेड जो मेंबर होते हैं, इस मेंबर्स का जो कार्यकाल होता है, सदस्यों का जो टेन्योर होता है, ये कितना होता है। तो याद रखिएगा, टेन्योर यानी कि कार्यकाल आपका कितना होगा, तो ये कार्यकाल होता है 4 वर्ष का होता है। 4 इयर्स का इनका क्या होता है, कार्यकाल होता है। अब मिनिमम इन 1 ईयर 4 सिटिंग, कम से कम 1 साल में जो इनकी बैठक होती है, याद रखिएगा, ये भी बात यहां पे जोड़ते हुए चलिएगा, 1 साल में इनकी जो बैठक होती है, यानी कि जो एमपीसी का जो बैठक होगा, जो सीटिंग होगा एमपीसी का, याद रखिएगा, जो सीटिंग होगा इनका 1 साल में, वो 4 बार होगा। 4 बार का मतलब कि 4 टाइम्स होगा, मिनिमम 4 टाइम्स होगा। तो ये पूरी बातें आपको याद रखना है, इतनी बात आपको समझनी रहेगी। ये वो टॉपिक है जो पहले आरबीआई कार्य करता था, अब उसके जगह पे ला दिया गया एमपीसी को। किसी प्रकार का कहीं भी किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत हो तो एक बार बता सकता है। तो अब आपको बात समझ में आ गया। एमपीसी इस्टेब्लिश इन 2016, याद रखिएगा, इन विच 6 मेंबर कमेटी, 3 मेंबर फ्रॉम द आरबीआई साइड, इंक्लूडेड आरबीआई चेयरमैन एंड 3 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स विल बी 4 इयर्स एंड मिनिमम इन 1 ईयर 4 सीटिंग विल बी, कम से कम 4 सेशन 1 साल में होगा। एंड अंडर द चेंज द ये मॉनेटरी पॉलिसी इस्टेब्लिश अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 45 जेडबी फिनांस एक्ट 2016 के तहत, फिनांस एक्ट 2016 के तहत, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत क्या किया गया, टू फॉर्मुलेट एंड रिव्यू द मॉनेटरी पॉलिसी
टूल्स यानी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के लिए, इसको रिव्यू करने के लिए क्या किया गया, इसको बनाया गया। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको यहां पर इंग्लिश के साथ साथ मैंने आपको हिंदी दोनों ही भाषाओं में मैंने आपको क्या किया, यहां पर बातों को मैंने आपको समझाया। तो ये आपका 10-15 मिनट में बातें आपकी क्लियर हो गई हो, तो मैं अगला बात मैं आपको लेकर के चलूं। अब प्रश्न बनता है साथियों, एमपीसी करेगा क्या? चुनावी बातें, बड़ी बड़ी बातें, और वही चुनावी बातें जो सरकार करती है। क्योंकि सरकार इसमें आ चुका है, तो जैसे ही गवर्नमेंट इसमें आ जाएगा तो सरकार कार्य जो पहले आरबीआई करता था वही कार्य एमपीसी करेगा। लेकिन एमपीसी क्या करेगा, बड़ी बड़ी चुनावी बातें करेगा। लेकिन याद रखिएगा, हम यहां पर ओपनली नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है, ओपन प्लेटफॉर्म है, तो ज्यादा ओपन नहीं बोलेंगे। ऑफलाइन में कभी आप मिलेंगे तो मैं आपको ऑफलाइन में भी सारी बातें और भी करके ओपन करके बताऊंगा। बहरहाल अगला पॉइंट आपके सामने क्या बनता है, इस बात को मैं क्लियर कर देता हूं। एमपीसी के कार्य क्या है? आपसे क्या कह रहा है, एमपीसी के कार्य क्या है, यानी वर्क ऑफ एमपीसी कहा जाता है। यानी कि जो एमपीसी, वर्क ऑफ एमपीसी, यानी कि इसे कहेंगे हम एमपीसी के कार्य क्या है। वर्क ऑफ एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कार्य क्या है? तो पहला कार्य है प्राइस स्टेबिलिटी का कार्य करेगा। प्राइस, मैंने शुरू में बोला ना कि कहीं तो ऐसा तो नहीं है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या हमारी जो मूल रुपए की जो कीमत है किसी दूसरे की तुलना में, किसी दूसरे देश की तुलना में कम हो रही है। ये कार्य आरबीआई भी करता था, ये कार्य एमपीसी भी करेगा। तो पहला पॉइंट इन्होंने यही बताया कि हम क्या चाहते हैं, यहां पर प्राइस को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। टू इस्टेब्लिश्ड प्राइस, यानी प्राइस जो है, प्राइस स्टेबिलिटी का कार्य करना चाहते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसे कहते हैं मूल्य स्थिरीकरण कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे, मूल्य स्थिरीकरण का कार्य करेगा। यानी मूल्य स्थिरीकरण का ये क्या करेगा, कार्य करेगा। पहला कार्य रहेगा टू कंट्रोल प्राइस स्टेबिलिटी, यानी याद रखिएगा प्राइस, टू कंट्रोल प्राइस स्टेबिलिटी पहला कार्य रहेगा। अगला रहेगा आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। इसे क्या कहते हैं, अगला पॉइंट याद रखिएगा, याद रखिएगा टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि को, विकास नहीं समृद्धि है, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देगा, आर्थिक विकास नहीं है, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देगा। अगला रहेगा रोजगार के लिए अवसर उत्पन्न करेगा, टू जनरेट इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। लिख लीजिएगा, टू जनरेट लिखेगा इसको, टू जनरेट, उसे कहते हैं रोजगार के लिए अवसर उत्पन्न करना, टू जनरेट इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। रोजगार के लिए अवसर उत्पन्न करना, रोजगार के लिए अवसर उत्पन्न करना। चले आगे, गरीबी को कम करने के लिए उपाय करेगी, टू रिड्यूस या एलिवेटिंग पॉवर्टी, कह सकते हैं गरीबी को कम करने के लिए प्रयास करेगी। गरीबी को कम करना, अब सरकार है तो यहां पर क्या बोलेगी, सरकार तो यही बोलेगी ना, हम आते ही हम क्या कर देंगे, गरीबी कम कर देंगे, खटाखट फटाफट सटासट क्या कर देंगे, पैसा बांट देंगे, लोगों को रोजगार आ जाएगा, लोगों के जेब में पैसा आ जाएगा। जब लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो आर्थिक विकास हो जाएगा, आसमान में चले जाएंगे। तो दोनों सरकारें हैं, एक नहीं है। तो यही मैंने बोला ना, गरीबी कम कर देंगे, रोजगार दे देंगे, और खटाखट फटाफट सटासट क्या करेंगे, सबके अकाउंट में क्या करेंगे, पैसा डाल देंगे, तो आर्थिक समृद्धि हो जाएगा, मूल्य स्थिरीकरण हो जाएगा,
जाएगा, जीएसटी के बाद से पैसा किसी के पास नहीं है तो हम इतना कर देंगे कि सबके जेब में भर भर के पैसा आ जाएगा, मूल्य स्थिरीकरण का कार्य करेंगे, सारी बातें करेगा। आयात निर्यात को प्रभावित करेगा, इसको कह सकते हैं इन्फ्लुएंस करेगा, इन्फ्लुएंस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, याद रखिएगा इन्फ्लुएंस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यानी कि आयात और या इसी कहते हैं कि इसको कहते हैं बिजनेस साइकिल, इसी को कहते हैं आयात एवं निर्यात को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। मतलब कि क्या कि हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे निर्यात करें, एक्सपोर्ट करें और सामानों को कम मंगाएं। इसका मतलब कि हमारे हिसाब से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव, इसको मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा, आगे आएगा आपका कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये हमारे पक्ष में होगा, तो ये आपका हमारे पक्ष में होगा। अगला कहेगा भारत के बाजार को विस्तार देगा, एक्सपेंडिंग इंडियन मार्केट। और याद रखिएगा अगला जो पॉइंट रहेगा इसे कहते हैं एक्सपेंडिंग इंडियन मार्केट। ये एक्सपेंडिंग इंडियन मार्केट ये बोलेगा ना कि भारत के बाजार को हम विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ हम जोड़ना चाहते हैं, या भारत के बाजार को हम क्या करना चाहते हैं, भारत के बाजार को हम क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। भारत के बाजार को यहां पर क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। इस तरह की तमाम सारी बातें जो है आपको देखने को मिलेगा। ये सारी बातें आपको समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक की सारी पॉइंट्स आपको समझना रहेगा। तो ये सारे बातें थे एमपीसी के कार्य, और एमपीसी के कार्य के बाद हमने आपको बताया था एमपीसी। तो ये टॉपिक हमने आपको डिस्कस किया, एमपीसी क्या होता है, एमपीसी कैसे स्टेब्लिश किया गया, ये आपकी पूरी कहानी था। और इसके बाद हमने आपको बताया कि एमपीसी के कार्य क्या है। तो याद रखिएगा मूल्य स्थिरीकरण का कार्य करेगा, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देगा, रोजगार के लिए अवसर उत्पन्न करेगा, गरीबी को कम करने का प्रयास करेगा, आयात और निर्यात को प्रभावित करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, और भारत के बाजार को विस्तार देगा। ये इतने डायमेंशंस अगर आप पढ़ लेंगे तो ये सारी बातें आपके सामने क्या हो जाएंगी, यहां तक क्लियर हो जाएंगे। तो आज के जो हमारे पॉइंट्स है, ये आज का जो हमारा पॉइंट्स है, इन आज के पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, यहीं पर हम रोकेंगे ताकि आपको कहीं किसी प्रकार का कोई भी आपको समस्या ना हो। तो आज के लिए चलिए, आज के लिए बस इतना ही रोकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगले टॉपिक में मैं मिलूंगा मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स पे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का है या आरबीआई के टूल्स का है, तो नेक्स्ट वीडियो में भी आपको मिलूंगा आपके साथ। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।